Dear students, welcome to yet another episode of Mobile and Pervasive Computing. आज हम लेक्चर 21 पे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। और लास्ट टाइम हमने इसको जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे रन करती है, हाउ डज इट एंड अप यूजिंग अदर सर्विसेज विद इन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह से ये एप्लीकेशन कॉल जो है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू गुजरती है, कैसे ये लाइब्रेरीज को यूज़ करती है, हाउ डज द कोड दैट इज़ रिटन इन जावा एंड अप विद इंटरेक्टिंग विद नेटिव लाइब्रेरीज जैसे कि SQLite है आपके पास, जैसे कि मीडिया फ्रेमवर्क है। तो हाउ डज दीज डिफरेंट पीसेस दैट ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आप उसे देखो तो इट लुक्स लाइक दैट इट इज़ रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, it is written using different approaches. तो how does it comes into play? ये puzzle के जो different pieces हैं ये हम इकट्ठे किस तरह रखते हैं so that it completes the whole picture of Android operating system. तो इसको डिस्कस करने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि bootup process, what are the different components या what is the procedure that goes inside the bootup process, और उसमें हमने ये देखा था कि init RC या init का जो प्रोसीजर है that plays a very vital role in the booting up procedure of Android. ये क्यों है? ये इसलिए भी है क्योंकि लिनक्स कर्नल जो है, लिनक्स कर्नल्स में आप जितने भी उसके फ्लेवर्स देख लें उसमें init RC is a very vital procedure और रूटीन और स्क्रिप्ट, whatever you may want to call it. और चूंकि Android has taken up the Linux kernel, Android is based on Linux kernel, तो यहाँ से हमारे पास वो जो booting up procedure या booting up routine जो है we inherited from there, और init RC became a vital part of Android 2. अब init RC के जो या initialization procedure में जो vital steps हैं, जो important steps हैं, उसमें हमने कहा कि सबसे पहले हम daemons को लोड करते हैं. We bring up all the daemons. हमारी रेडियो के साथ हमारी इंटरेक्शन किस तरह से हो गया, रेडियो जब हम मोबाइल्स में रेडियो की टर्म यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स हाउ आर वी गोइंग टू इंटरेक्ट विद आवर बेस स्टेशंस, यानी कि हमारी की फ़ोन की फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से चलेंगे, हमारे वॉल्यूम कंट्रोल्स किस तरीके से चलेंगे, हमारे नेटवर्क किस तरीके से मैनेज होंगे। ये तमाम डीमन्स हैं जो कि एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन है, और इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर इन तमाम डेमन्स को आप करता है सो दैट ऑल दीज सर्विसेज आर अवेलेबल। उसके बाद वी ब्रिंग अप द रन टाइम. रन टाइम देन स्पॉन्स द सर्विस मैनेजर. Service manager is one which keep tracks of all the services in the system, and whenever any application need a service, it contacts service manager और service manager उसको appropriately direct कर देता है. तो रन टाइम का काम ये है कि वो service manager को आप करें. Then initialization procedure में we bring up the Zygote. Zygote is the preprocessor और prelude to Dalvik VM. जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हमने IDE यूज़ किया तो if we go through the steps, the initial steps, तो अगर हम जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो तो हमें वो एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी लिख के दे देता है, और all we have to do is that plug in our classes, plug in our additional libraries and our program will be ready. Similarly, Zygote जो है वो आपके लिए तमाम resources which are necessary to run a process in Android वो उसको इकट्ठा करके रखता है, and then when a process comes in or when a process launch तो उसको वो डालविक का नाम देके अपना एक कॉपी बना के उसको डालविक का नाम देके उसमें उस प्रोसेस को लॉन्च कर देता. सो ब्रिंगिंग अप द Zygote इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद वी ब्रिंग अप द सिस्टम सर्विस. सिस्टम सर्विसेज या सिस्टम सर्वर्स में हमारे पास ऑडियो फ्लिंगर है, हमारे पास सरफेस फ्लिंगर है. ऑडियो फ्लिंगर एज यू रिमेंबर इज द वन दैट यूज टू हैंडल ऑल द ऑडियो सर्विसेज इन द सिस्टम. आपकी आउटपुट जो है वो किस सोर्स से जानी है, आपकी आउटपुट जो है वो हेडफोन्स में जानी है, आपकी आउटपुट जो है वो स्पीकर्स में जानी है, हाउ वुड दैट विल बी मैनेज्ड, उसके कोडेक कौन से अप्लाई होंगे, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द ऑडियो फ्लिंगर. सरफेस फ्लिंगर जो है हमारा मैनेज करता है वो तमाम स्क्रीन्स जो कि आपके फ़ोन पे शो होती हैं. व्हाट इट डज इज़ दैट इट पिक्स अप ऑल द डिफरेंट स्क्रीन्स और विंडोज़
from different applications and then show it appropriately on the screen. This is part of the surface Flinger. इसके अलावा we have the managed services. हमारे पास activity manager है, हमारे पास window manager है. All these are also part of the boot up procedure. जब ये सब लोड हो जाते हैं तो then after loading all of this, Android operating system hands over the control to user by launching a special program or special application that is called home screen. And this home screen or home runs because it's just like any other application in Android. Therefore, it uses Dalvik virtual machine and it runs on the top of Dalvik virtual machine. और यहाँ पर we are talking about the upper layers. We are talking about the layers. Those are written in Java. अगर आपको Android का stack याद हो तो on the top layers, that is the application and application framework in addition to runtime, some of the runtime libraries, these are the one that is written in Java. उसके नीचे वाली जो तमाम लेयर्स है वो नेटिव कोड यानी कि C या C++ में लिखी गई. तो जब हम हैंड ओवर करते हैं कंट्रोल यूजर को, दैट इज वी गो टू द होम स्क्रीन and we show the user home where user is allowed to perform different activities. तो ये एक, it is just like another application for Android and it launches up. Zygote makes a copy of its virtual machine called Dalvik virtual machine और उसके ऊपर एक होम की एप्लीकेशन रन हो जाती है. इसी के बाद अगर हम लेट्स से हम होम स्क्रीन में हमारे पास ऑप्शन है टू गो टू मैसेजिंग, that is the one we use to send and receive SMS or MMS. हम उसको लॉन्च करते हैं तो यही प्रोसीजर दोबारा फॉलो होगा. दैट इज Zygote will be notified that another process is running और वो उसके लिए एक अलग Dalvik virtual machine को स्पॉन करेगा और उसके ऊपर ये मैसेजिंग की रूटीन चलेगी. Then if you want to go into contacts for example, तो एक नेक्स्ट virtual machine लॉन्च होगी और उसके ऊपर आपके कॉन्टैक्ट्स की जो एप्लीकेशन है वो रन करेगी. एंड ऑल ऑफ दीज विल रन इन देयर सेपरेट प्रोसेसेस. In Android, we maintain the security by running all the application in their separate processes, in their separate isolated space. For every process, we assign it as a process ID, and every process also has a user ID. कि किस यूजर ने इसको लॉन्च किया for additional security. So this is the security mechanism that Android inherited from Linux and is prevalent in Android too. Dalvik virtual machine के अलावा एक और important component जो कि हर process में involve होता है, that is libc. Libc contains the necessary routines, necessary libraries for programs that are written in Linux or Unix environment. ये वो लाइब्रेरी है जो कि एंड्रॉयड में इन लिनक्स एनवायरनमेंट वी हैव glibc और उसका जो अल्टरनेट है हमारे पास एंड्रॉयड में दैट इज libc. और libc जो है वो हमें इन तमाम जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं या इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज हैं जेनेरिक वो प्रोवाइड करता है. एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एवरी प्रोसेस दैट रन्स इनसाइड एंड्रॉयड. Once all of this is complete, our boot up process is complete, and now we are talking about applications, like for example the home application, contacts application, messaging applications. How does this flow goes through the different layers? और इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया that what if we are talking directly to a hardware driver. हम एक नेटिव हार्डवेयर ड्राइवर से बात करना चाह रहे हैं. वो हार्डवेयर ड्राइवर किसी चीज़ का भी हो सकता है. In our particular case, we were talking about the GPS routine, and we were saying that, okay, how abstractly the way it works is that from application layer, we call runtime. The runtime services, which is residing on the application framework layer, calls then native service binding routines, and native service binding routines then then talk to hardware abstraction layer. और hardware abstraction layer जो है वो dynamically libraries को load करता है, उसके drivers को load करता है, and then it can also talk to the kernels या drivers that are written in kernels too. तो sequence of events जो बना हमारे लिए in abstract terms is that application called runtime services using IPC routines और IPC binders. जैसे कि आपको इल्म है कि अगर दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो
So in Android, we have this binder routines that facilitate inter-procedure calls. These runtime services then call native binder services. Native binding services क्या करती है कि वो services locate करती है जिसके लिए request आई है. And this interaction happens through the JNI or Java Native Interface. The native binder services then, because ये एक हार्डवेयर की लाइब्रेरी के लिए रिक्वेस्ट है या एक ड्राइवर के लिए रिक्वेस्ट है, इट विल टॉक टू द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर. और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है वो आपके लिए लाइब्रेरीज लोड करेगी डायनामिकली इसलिए भी बिकॉज देयर आर लाइब्रेरीज दैट माइट नॉट बीइंग यूज्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आप for example, you are probably, if there are a number of sensors available in your telephone platform, it might not be using all of them. तो जब आप किसी functionality को नहीं use कर रहे तो it might not be loaded inside the operating system itself. और उसके लिए फिर हम dynamic loading mechanism use करते हैं कि so that only when the request comes in तभी हम उसको load करें, उससे पहले हम उसको load ना करें. तो hardware abstraction layer will load that component dynamically. Or this component or this driver may in turn will talk with any kernel level drivers or kernel itself. That depends on the particular implementation of the driver that is written for that particular device. इसको जब हम concrete terms में लेके गए तो we started with the GPS example and we said that we are not doing the network assisted GPS, but we are talking about the GPS where we using the chip that is built in the platform and we are talking directly with the satellite itself. तो हुआ ये कि हमने एक एप्लीकेशन लिखी जिसने लोकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज से बात की थ्रू IPC कॉल्स एंड दैट लोकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज देन टॉक टू अ GPS प्रोवाइडर. अब GPS प्रोवाइडर इज रिटन इन 2 पोर्शंस. एक तो हमारा मैनेज्ड पोर्शन है जो कि ऊपर वाली लेयर्स में लिखा हुआ है जो कि विच एक्ट एज अ प्रॉक्सी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. And then we have some part written as a native code. And how these 2 parts interact with each other? These 2 parts interact through a JNI call. और JNI अगर आपको याद हो तो JNI हमने डिस्कस किया था कि JNI can be used because of various reasons. The primary of them is कि जब हम किसी native code को use करने की कोशिश करते हैं तो then we use the JNI calls. For example, a very generic example is कि हमने कोई चीज़ नेटिव C++ लाइब्रेरी लिखी हुई है और उसको हम जावा के थ्रू कॉल करना चाहते हैं. अब ये हम किन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं? सिनेरियो कैन बी एम्पल. हमने ड्राइवर लिखा हुआ है फॉर से फॉर एग्जांपल टू एक्टिवेट अ सेंसर एंड दैट इज रिटन इन C बिकॉज टू आवर अंडरस्टैंडिंग और वी आर गुड इन C एंड C हार्डवेयर. C जिस तरीके से हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है हमने उसको C में लिख लिया. And now we are trying to call it through Java. तो ये एक kind of wrapper functionality मिल गई हमें to call something that is written in native code. इसके अलावा we can also use JNI to call code that is legacy code. We have spent number of years when Java was not there even, and we have written number of code that is in C. And now we don't want to port everything into Java because that will be a considerable effort. And we will be just reinventing the wheel. हमने एक चीज़ कोड पहले लिखा हुआ है अब उसको हम सिर्फ पोर्ट कर रहे हैं. तो instead what we do is that we let the code written as is and we use the JNI to call this code through our Java routines. और इसका थर्ड यूज जो है वो ये है कि sometimes the speed is very important. Efficiency कि आप एग्जीक्यूशन स्पीड जो आपकी है वो कितनी आप फास्टर एग्जीक्यूट करें. और चूंकि अगर हम नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखेंगे तो इट विल रन मोर फास्टर एज कंपेयर टू जावा. तो इसलिए वी राइट द लाइब्रेरी और द फंक्शनैलिटी इन C and then we let Java call it through JNI. So these are the 3 reasons that are very dominant in why we use JNI to call these functionalities. तो सीक्वेंस इस तरीके का बना कि हमारी एप्लीकेशन ने GPS यूज करना है एंड सो इट कॉल्ड लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर और लोकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज जिसने GPS प्रोवाइडर को कॉल किया. लोकेशन प्रोवाइडर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द मैनेज्ड पार्ट
विच इज़ ऑन इन द अपर लेयर्स जो कि जावा में लिखी गई हैं, और वो उस पार्ट ने JNI को यूज़ करते हुए लोअर पार्ट्स जो कि नेटिव कोड में लिखा हुआ है GPS लोकेशन प्रोवाइडर का, उसको कॉल किया. This part then talked with libgps.so, which is our driver for GPS chip that is on the phone, and that chip can either be, we can talk to that chip either through the kernel itself or the driver itself will talk to you. हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. Once we have located the libgps.so, our work is finished. उसके नीचे how the kernel manages or how the operating system manages, it's beyond our scope. It can write a proprietary driver there. It can write उसके नीचे libgps.so के नीचे एक और proprietary driver लिखा हो सकता है. It can be still be using the Linux kernel drivers. It can be using a third party approach. It can do anything. लेकिन हमारी जो स्कोप है वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर पर आकर इस फ्लो का जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को देने का पर्पस भी यही था. अगर आपको याद हो तो हमने जब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि हम हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरी ड्राइवर इन लिनक्स कर्नल इज स्टैंडर्डाइज्ड. और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो कि लिनक्स कर्नल में मौजूद ही नहीं है, सच एज वाइब्रेटर अलर्ट या GPS जो है, मतलब बिकॉज लिनक्स कर्नल इज रिटन कीपिंग इन माइंड, या Linux operating system is written keeping in mind the desktop environment. These are the two hardware devices that are very rare in desktop environment. अगर आपको GPS मिलेगा भी तो वो external होगा which you have to connect to it. उसके अंदर internally built in नहीं होगा. And vibrator, because there is no phone functionality built in desktops or laptops, the vibrators are usually not there either. So this is one reason that we lack some functionality. Other reason is that we don't have standardized functionality. तो उसके लिए फिर Android ने हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर दे दी and it made vendors provides driver based on certain rules. There are certain functionalities that Android requires from the hardware vendors. कि उनके जो डिवाइस ड्राइवर हैं they will conform to certain standards and certain functionality they will must provide. And this goes inside the SO file. libgps.so would be that particular file that will be provided by the vendor who has provided the GPS. तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट था जब हम डायरेक्टली एप्लीकेशन ने किसी हार्डवेयर पीस को एक्सेस करने की कोशिश की. इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस जो हमारे पास बनता है वो ये है कि व्हाट इफ वी आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सेस अ हार्डवेयर, लेकिन हम अगर उसको किसी सर्वर के थ्रू एक्सेस करें. If you remember, we have number of system servers in Android. One of them is Audio Flinger, other one is Surface Flinger, and they in turn end up using some hardware. Audio Flinger जो है वो आपकी हार्डवेयर ऑडियो डिवाइसेस जो है उसको यूज करता है. आपका Surface Flinger जो है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन को यूज करता है. तो they end up using your hardware. लेकिन अब सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. We are not going directly to the hardware abstraction layer and say कि जी हमें जो सरफेस है उसका ड्राइवर दे दो, हमें डिस्प्ले का ड्राइवर डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, या हमें ऑडियो का ड्राइवर डायरेक्टली कनेक्ट कर दो. हम एक सिस्टम सर्वर के थ्रू जा रहे हैं. तो सीक्वेंस वही, शुरू का सीक्वेंस हमारा तकरीबन सेम ही रहेगा. हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन टाइम सर्विसेज को कनेक्ट करेगी. रन टाइम सर्विसेज जो है वो नेटिव सर्विस बाइंडिंग्स को कॉल करेगी. नेटिव सर्विसेज बाइंडिंग विल लुक फॉरवर्ड कि जी ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट करना है, एंड देन इट विल कनेक्ट अस टू द नेटिव सर्विस, एंड दिस नेटिव सर्विस देन टॉक टू द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरी विच विल देन डायनामिकली लोड आवर लाइब्रेरीज फॉर अस. एंड इन टर्न अगर जरूरत पड़ी तो दीज डिवाइस ड्राइवर्स है, ये जो लाइब्रेरीज लोड होंगे, दीज कैन टॉक टू द कर्नल. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल सरफेस फ्लिंगर या ऑडियो फ्लिंगर से रिलेटेड ही देख लेते हैं. लेट्स से वी आर यूजिंग मीडिया प्ले, we are playing an audio device or we are playing a song. So how would that work? We started with the application itself. Application से हमने media player को call किया. Media player, if you remember, is a framework library or framework component that sits inside application framework. तो हमने अपनी application से media player को call किया. Now it's still a managed service. Now we have to go inside the native domain. तो JNI के थ्रू
वी वेंट इनटू द नेटिव डोमेन, और नेटिव डोमेन में भी हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको वी कॉल इट मीडिया प्लेयर. So media player again, जिस तरह हमारे पास वो GPS provider is divided into two parts, एक managed part था और एक native part था. Similarly हमारे पास media player के भी two parts हैं. एक managed part है जो कि application framework layer पे चलता है, और एक native part है जो कि हमारी libraries layer पे चलता है. और ये दो interact किस तरीके से करेंगे? They will interact through JNI. So when the managed part in the application framework layer talk to the native part, ये जो नेटिव पार्ट है इट डिड टू थिंग. एक तो उसने जो हमारे पास मीडिया फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी अवेलेबल थी इन लाइब्रेरीज, इट पिक्ड अप दैट, इंटरेक्टेड विद दैट, इट टॉक टू दैट, और दूसरी साइड पे इट टॉक विद ऑडियो फ्लिंगर. तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स इन द लाइब्रेरीज लेयर इन विद विच इट टॉक्ड. तो हमारा जो मीडिया फ्रेमवर्क है, दिस इज वन कंपोनेंट एंड देन ऑडियो फ्लिंगर इज द अदर वन, एंड दीज बोथ आर मैनेज्ड बाय, और दीज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन दोनों के साथ हमारा मीडिया फ्रेमवर्क जो है या मीडिया प्लेयर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है. एंड देन मीडिया फ्रेमवर्क जो है इट टॉक टू द ऑडियो फ्लिंगर यूजिंग IPC कॉल्स या बाइंडर IPC कॉल्स, एंड देन ऑडियो फ्लिंगर लोडेड अप द ऑडियो ड्राइवर्स libaudio.so फॉर एग्जाम्पल, हम उसे एक जेनेरिक नेम दे देते हैं, एंड दिस libaudio.so then talk to the kernel driver. As I said before, once the operating system has loaded this SO driver, our sequence of event finishes. हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. उसके नीचे it can use a driver written in kernel itself. It can use ALSA, that is Advanced Linux Sound Architecture, या कोई proprietary driver हो सकता है for playing sound. We are not concerned because हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इस SO पे या हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे आकर ख़त्म हो जाती है. उसके बाद there comes we can have our proprietary drivers, जो भी वेंडर है उसके proprietary ड्राइवर हो सकते हैं, वो लिनक्स ड्राइवर्स को यूज़ कर सकता है या वो कोई स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर सकता है. इट इज़ अप टू द वेंडर इटसेल्फ कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहता है. थर्ड वन, और तीसरे में हम ये फ़ोन की फंक्शनैलिटीज़ की बात करेंगे. इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट अबाउट कि आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोन, and it should provide us functionalities that are part of the phone. Call sending, call receiving, SMS. हम ये बाकी सारी चीज़ों में इतने absorb हो जाते हैं, अब फ़ोन जो है हमारे इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों में इतने absorb हो जाते हैं, such as document editing, game playing, वीडियो किस तरीके से दिखानी है, ऑडियो किस तरीके से प्ले करनी है. हम इन सारी चीज़ों में इस तरह से absorb हो जाते हैं कि हम उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है समटाइम वी डोंट इवन केयर अबाउट इट कि वो कैसे हो रहा है. तो ये लास्ट सिनेरियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ वी वांट टू यूज द फोन फंक्शनैलिटी, दैट इज मेकिंग अप अ कॉल और सेंडिंग अप SMS और रिसीविंग MMS. हाउ डज दैट हैपन्स? ये सब फंक्शनैलिटीज दीज आर प्रोवाइडेड बाय डेमन्स. जो टेलीफोन कॉल रिसीव एंड सेंड इन पर्टिकुलर, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द डेमन दैट इज कॉल्ड रेडियो डेमन. रेडियो डेमन, जैसे कि अभी मैंने लेक्चर के शुरू में भी कहा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंटरेक्शन विद द BSE, दैट इज आवर बेस स्टेशन, जिसके साथ हम रजिस्टर करते हैं, जिसके थ्रू हम कॉल्स रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू हमारी कॉल्स फॉरवर्ड होती हैं. तो दिस इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कॉल्स. अगर हमने किसी डेमन्स के साथ अपनी इंटरेक्शन करनी हो तो सीक्वेंस क्या बनेगा? इनिशियली हमारा सीक्वेंस सेम रहेगा. ऊपर वाली लेयर्स में दिस इज द ब्यूटी दैट Android provides, that on top layers things are more or less same. So developer wouldn't know any difference between कि वो एक नेटिव लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है, वो किसी हार्डवेयर लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है, वो किसी सिस्टम सर्वर को कॉल कर रहा है, वो ऑडियो फ्लिंगर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या वो किसी डेमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. ऊपर की लेयर में, जहाँ पे जावा की लेयर में हमारे पास थिंग्स वुड लुक ऑलमोस्ट सिमिलर. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप एक API को कॉल करने की बजाय दूसरी API को कॉल कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको जस्ट एब्स्ट्रैक्ट कर दूं थोड़ा सा, तो एक में मैंने फाइंड माय GPS कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर की API को कॉल किया, दूसरे में मैंने प्ले ऑडियो की लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, थर्ड में मैंने मेक फोन कॉल की एक लाइब्रेरी को कॉल कर लिया. अब दीज आर नॉट द correct names, I'm just giving an example कि ऊपर की लेयर में it's just a matter of
calling a different library, and everything below is handled by itself. तो अगर हमने daemons के साथ interact करना हो, तो we will start with application as usual, and then application will talk to the runtime services. Runtime services then will talk to the native service bindings, and this is where the thing starts to change. हमारे पहले scenario में native service bindings talk directly to hardware abstraction layer, because उसको पता था कि आप GPS के साथ directly coordinate करें और GPS के drivers load होने. Second में ये जो native service binding है, this binded us with system services or system service, क्योंकि it knew that we are talking about audio and audio is managed by audio flanger. इस तीसरे केस में our native binding services will match us with the daemon, because we have called up of a functionality which is encapsulated or which is written in a daemon, and this daemon will then in turn call up हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरी, जो कि डायनामिकली हमारे लिए लाइब्रेरी लोड करेगा और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हमारे कर्नल के साथ इंटरेक्ट करेगा. अब तीनों सीक्वेंस में आप सिमिलैरिटीज देखें. एट द एंड वी ऑलवेज एंडेड अप एट हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एंड वी ऑलवेज एंड अप यूजिंग द नेटिव सर्विस बाइंडिंग. नेटिव सर्विस बाइंडिंग तक हमारा सीक्वेंस सेम था, एंड देन बिकॉज सारी रिक्वेस्ट जो है वो अल्टीमेटली कोई हार्डवेयर यूज कर रही है, तो वी एंड अप यूजिंग हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, और या अल्टीमेटली .so libaudio.so हो गई या libgps.so हो गई, वी एंड अप यूजिंग दैट. लेकिन उसके दरमियान में हाउ डू वी गेट मैच्ड, दैट इज पार्ट ऑफ द नेटिव सर्विस बाइंडिंग. इस सिनेरियो में द नेटिव सर्विस बाइंडिंग मैच्ड अस विद अ डेमन, जिसने हमें which eventually called up a hardware abstraction layer, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी डिपेंडिंग अपॉन के वेंडर ने उस चीज़ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ, वी एंड अप टॉकिंग विद द कर्नल. ये तो था एब्स्ट्रैक्ट सिनेरियो. अब इसको अगर कंक्रीट टर्म्स में ले जाएं, और कंक्रीट टर्म्स में वी विल से दैट वी वांट टू मेक अ फोन कॉल, सो वी एंड अप यूजिंग टेलीफोनी सर्विस, बिकॉज वी आर मेकिंग अप अ फोन कॉल और वी आर रिसीविंग अप अ फोन कॉल. सो टेलीफोनी सर्विसेज इज द वन दैट वी विल यूज फॉर दिस पर्पस. So our application will then talk to the telephony manager. This is the component that sits in application framework layer, and our application will talk to the telephony manager. और telephony manager जो है वो JNI के थ्रू जो हमारा telephony manager part जो कि native part है उसके साथ interact करेगा. So again हमारे पास दो parts हैं, managed और native telephony manager के, one written in Java and one written in native code, और दोनों interact करें through JNI. This telephony manager then talk with RILD, which is the radio daemon, radio interface load daemon. JDaemon will provide us telephony call, receive, send related functionalities. और इससे जो related library है, that is libril.so. So this daemon will talk to hardware abstraction layer and load up this libril.so, and that's where our flow stops. One interesting thing to note in this particular scenario is that when we are talking about daemon, in this particular scenario हमारी telephony manager ने जब RILD के साथ बात की, तो we are talking over sockets, as opposed to last time जब हमारी in last example जब हमारा service binding जो थी उसने हमें जब मैच किया सिस्टम सर्वर के साथ, तो वी वर टॉकिंग ओवर IPC, बाइंडर IPC टू बी एग्जैक्ट. तो ये क्यों? जब डेमन्स आए तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉकेट्स, एंड जब हमारे पास सिस्टम सर्वर्स थे तो वी आर टॉकिंग अबाउट IPC. आर दीज इंटरचेंजेबल? क्या हम यहाँ पर भी IPC यूज कर सकते हैं और वहाँ पर हम सॉकेट्स यूज कर सकते हैं, या देयर आर पर्टिकुलर सिनेरियोज जिसमें एक यूज होता है और देयर आर पर्टिकुलर सिनेरियो जिसमें दूसरा यूज हो सकता है? तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज कि किन केसेस में हम सॉकेट्स यूज करते हैं और किस केस में हम बाइंडर IPC कॉल्स यूज कर सकते हैं. व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सिंपल, एंड जो हम अगर कुछ चीज़ें पास भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स पास भी कर रहे हैं, तो दे डोंट नीड टू बी केप्ट ट्रैक ऑफ. उनसे मेमोरी एलोकेट ना होनी हो, उनकी डी एलोकेशन ना हो रही हो. इन ओवरऑल जनरली आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल, देन वी यूज सॉकेट्स. लेकिन जब हम कोई हैवी वेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो जिसमें हम वी आर पासिंग लॉट ऑफ रेफरेंसेस अराउंड, वी आर
we are allocating memory for them, and then when they are not in use, we are deallocating for them. Then we use binder IPC calls. जब हमने सिस्टम सर्वर की बात की और हमने ऑडियो फ्लिंगर की बात की, या हमने जब सर्विस फ्लिंगर की बात की, तो वी आर यूजिंग फ्रेम बफर्स टू बी एग्जैक्ट. हम फ्रेम बफर्स में अपनी चीज़ें रखते थे, एंड वी पास दैट फ्रेम बफर अराउंड फॉर टू द अप्रोप्रिएट सर्विस जो उसको प्ले करती थी या उसको स्क्रीन पे दिखाती थी. So we have an object passing, a very heavyweight object passing going on, because every application will have its frame buffer filled, and that will be passed to audio or surface flinger. Lekin in daemon cases, we are passing very simple. It's a very simple communication protocol, and we are passing very simple things which doesn't need to be allocated memory for or deallocated memory for, and therefore we are using sockets. So this is the difference between the two examples, and the scenario where we are using the system services and the scenario where we are using the daemons. In the screen, I am showing you the overall picture of the Android stack, and this is different from the one we have already seen. हमने पहले in many of my lectures we started off our lecture with that particular example जिसमें हमारे पास stacks की complete layers थी, and we have named number of components there, और फिर हमने उसको one by one discuss किया कि which components goes where, और उसको हम किस तरीके से break down करते हैं, क्या functionalities perform होती हैं, which layer end up using functionality of the lower layer, उसमें कौन सा component क्या काम करता है, किस चीज़ को rewrite किया गया, किस चीज़ को more efficient किया गया. ये particular diagram जो कि आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, it is meant to do that it will show you different components. लेकिन इसका एक और पर्पस जो वो ये है कि आपको ये शो कर रही है that how these components interact with each other. That is, what is the binding glue between them. अगर आप देखो तो सबसे टॉप पे हमारे पास applications है. The core Android applications, जिसको हम यहाँ पे stock Android applications कह रहे हैं, which includes our launcher, which includes our home, which includes camera and all those things. And then the applications that you yourself have written, your friends have written, or you have downloaded it from Android market. So on the top we have application layer, and then below that we have the system servers. How does these application talk with the system servers? These talk through the APIs. A set of application APIs that are provided in Android, which helps application talk with the lower system servers. और system servers की अगर मैं एक example लूँ, तो activity manager is one system server that is present there. अब आप कहोगे कि didn't you say कि अगर हमने different activities को use करना हो जो कि different processes में चल रही हो, तो we are using IPC binder calls. लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी ये तो सिंपल API कॉल है जो कि एप्लीकेशंस को प्रोवाइड की जाती है. Which one is true? इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. Whenever you want to use a certain activity, yes, whenever you want to use a certain service, तो there are two steps involved. पहला स्टेप उसमें ये है कि we will try to locate that service, and then second step would be to actually use that service. अब सर्विस को यूज़ करने के लिए सर्विस मैनेजर वुड हेल्प अस, या एक्टिविटी को लोकेट करने के लिए एक्टिविटी मैनेजर वुड हेल्प अस, या पैकेज को लोकेट करने के लिए द पैकेज मैनेजर विल हेल्प अस, एंड दैट वुड बी अ सिंपली API कॉल. उसके बाद once we have located that activity, that package, that service that we want to use, then when we actually call that service, that would be a binder call. और पिक्चर में आपको आई एम शोइंग इट थ्रू द एंड्रॉयड स्टार और अपाची हार्मनी java.star. These are the libraries, or these are the services that are provided within the Android framework, and these are accessible through binder calls. इस system servers के नीचे या इन services के नीचे we have the Android runtime, we have the Dalvik, we have the Zygote, and all those things that we discussed about Zygote and Dalvik. Below this layer, we have our native services. We have our native libraries. We have our hardware support. And this is accessible through the Java native interface or the JNI. All the code that is written using the native coding language, in our particular case, this is C++. This is accessible
to the runtime through the JNI calls. और फिर सबसे नीचे हमारे पास Linux kernel है. So this diagram summarizes how different components interact with each other, not in terms of flows, but in terms of what we will be using to call those services or routines. अगर हम application layer में बैठे हुए तो we will be only using the API calls, and that will help us achieve our functionality. उसके नीचे system service जो है we will be अगर हम किसी दो different processes के दरमियान में बात कर रहे हैं तो we will be start using the binder IPC calls. अगर हम रन टाइम में बैठे हैं जो कि नॉर्मली हमारी एप्लीकेशंस आर इन एंड्रॉयड रनिंग इन एंड्रॉयड रन टाइम दैट इज इन डालविक वर्चुअल मशीन, तो उस डालविक वर्चुअल मशीन के प्रोसेस से और या डालविक वर्चुअल मशीन से इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस सम नेटिव लाइब्रेरीज और नेटिव कोड, हाउ वुड वी डू दैट? वी विल गो थ्रू द JNI. और सबसे नीचे हमारा लिनक्स कर्नल है जो कि अगेन इज रिटन इन नेटिव लैंग्वेज, सो दीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. आर hardware support or our native daemons and Linux kernel, they interact with each other pretty nice. So this is how the interaction between different layers of Android happens. This is, we have just explained कि कहाँ पर हमारी binder IPC calls use होंगी. हमने ये explain किया कि कहाँ पर हमारे APIs call होंगी simply, कहाँ पर हम JNI use करेंगे. तो this is रफ स्ट्रक्चर या बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं. ऑफ कोर्स हम इस पे मच डिटेल में नहीं गया, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू कि हाउ वुड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. विद दिस इंटरेक्शन आई विल conclude the Android part of our lecture. We have understood what are the components that Android operating system is made of. We have studied in detail what are the different components. We have studied in detail what are the different layers. How do these interact with each other? What are the composition of APK files? What is the difference between process and activity or a task? And then how does services come into play? Why are there binder IPC calls instead of simple IPC calls? Where do we use the JNI calls, or what is the difference between the simple API calls and the binder APC calls? And then what are the different components that sits on the top? What is the distinction between the native code and the Java code? And how does this native code interacts with Java? और Java की जो लेयर में जो हमारे पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की लेयर है उसमें कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस लिखते हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड कि हाउ द बूट अप प्रोसेस ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गोज थ्रू. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर बीइंग लोडेड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एवरी प्रोसेस व्हिच इज लॉन्च्ड इन एंड्रॉयड. हमारे पर्टिकुलर केस में देयर आर टू प्रोसेसेस, libc and Dalvik virtual machine. These are the ones that are part of every process that is launched inside Android. इसलिए हम we make extra effort to make these two processes efficient in terms of कि उनका जो memory footprint है उसको भी हमने small करने की कोशिश की, उसकी जो execution efficiency है उसको भी हमने increase करने की कोशिश की, employing various different techniques जिसके बारे में हमने डिटेल में अपने previous lectures में पढ़ा. So this concludes the Android part of our discussion on Android operating system itself. हम definitely Android को दोबारा discuss करेंगे when we start programming on this platform. लेकिन as for the theoretical background of the operating system itself, we will conclude it here. Now, with Android out of the way, what would be the next operating system that we should continue with? हमारे पास when we initially started this discussions of mobile operating system, we had a list of operating systems that we said that are very important in the market today. We said it includes Symbian, we said it includes Windows Mobile, we said it includes BlackBerry OS, it includes Android, and it includes iOS. So these are the operating systems
that are prevalent in the market today. With conclusion on Android, let's start with the Windows Mobile or Windows Phone and see how it has come into being. Uske piche kya history hai, what are the different components that goes inside this operating system, and how this operating system marks itself to be different than others. Windows Mobile or Windows Phone 7 is a product of Microsoft. So Microsoft is the one behind this line of operating systems. Windows Phone 7 is the latest in their line, and it is launched in October 2010. Uske baad, they didn't launch it worldwide. It started with a smaller portion, which was some geographical areas. It was released in October 2010. Uske baad, in some other geographical areas, it was released in November, and so on and so forth. Or Asia was in their target in 2011. So Windows Phone 7 was supposed to hit Asia in 2011. With Windows Phone 7, Microsoft tried to reinvent their whole mobile operating system idea. They reinvent the user interactions. They reinvent how the third-party devices or third-party application interact with their operating system. And they also tried to integrate those services that are provided by Microsoft outside the mobile phone. By outside the mobile phone, what we mean is that those services that are provided through web, या उनके लिए जो हमने आजकल बड़ा वो एक fancy name है, that is cloud. So those services that are provided by Microsoft through the cloud, how would these interact with the phone itself? So Microsoft tried to reinvent the phone using this user experience, user interface, third-party applications, third-party hardware, and then its cloud service, keeping in mind its cloud services that it provides, bringing them all together to create a new line of operating systems. Windows Mobile, जो कि इसका predecessor है of Windows Phone 7, it came off from Windows Mobile. इस पे काम जो है, it has started late in 2004. इसको कोड नेम दिया गया Photon, and people started working on this Windows Mobile. अब एक major version को plan किया गया, and then people started working on it. But along the way, plan went awry, and then this never happened. In 2008, Microsoft again assembled a team of mobile phone developers or mobile phone operating system architects and given them the task to make up a new mobile operating system. ये उसकी एक intermediate release 2009 में release की गई as Windows Phone or Windows Mobile 6.5. They weren't able to complete that project by that time. So in 2009, एक intermediate release जो है वो market में release की गई, and they called it Windows Mobile 6.5. Windows Mobile 6.5 is perhaps the last episode in the sequence of Windows Mobile operating system. उसके बाद there might be some minor releases, लेकिन उसके बाद Windows Mobile को discontinue कर दिया गया, and then they moved on to Windows Phone 7. So altogether, it took up a different name, not just a different version, but a totally different name, and now it's called Windows Phone 7. Initially, 10 devices were announced by Microsoft, that there will be 10 devices that will carry the Windows Phone 7 operating system. These devices were made by Samsung, LG, Dell, and HTC. So these were the 4 companies that will make those 10 devices, the initial 10 devices that were supposed to carry Windows Phone 7. In December 2010, Microsoft reported that in first 6 weeks, the Windows Phone 7 devices were sold about 1.5 million, which was a huge number for Microsoft and was considered to be a very big success for Windows Phone 7 operating system. That in first 6 weeks, it was sold about 1.5 million pieces to either to direct customers or to the mobile operators. Then the next milestone that Windows Phone 7 achieved or Microsoft achieved
is that they were able to sign a contract with Nokia, and Nokia agreed to ship their operating system in their mobile phones. And this was a huge success for Microsoft because Nokia opted for Windows Phone 7 instead of Android. And Android is a very, also as we just studied, that Android is also a very heavyweight operating system and becoming number 2. In this particular scenario, Nokia opting for Windows Phone 7 was a huge success for Microsoft. And what they presented it as, that now there are 3 market competitors that will compete for market share. We have Android, we have iOS that runs on iPhones, and then we have Windows Phone 7. So they presented it as that this will promote healthy competition in the market, because now there are 3 players that each will be competing for market share. This collaboration with Nokia meant to Microsoft that now the default search engine in Nokia devices would be Bing. Now that both Nokia and Microsoft provides maps, Microsoft provides maps in the form of Bing Maps, and Nokia provides the maps in form of OV Maps. They will merge. They both have marketplaces, Windows Phone Marketplace and then OV Marketplace. They both will merge to provide a consistent interface and one-stop shop for everything for those people who are running Windows Phone 7 on Nokia devices. A bit about version history. Okay, where did it all started from and what point it is now? So Windows Phone 7 की अगर हम history locate करें तो it started from Pocket PC 2000. Or Pocket PC 2000 was meant or was targeting that devices, those were not exactly cell phones or smartphones, but it was targeting smart or small PCs or small laptops. This is what this operating system was targeting for. Then a revision of Pocket PC 2000 came in 2002. It was named as Pocket PC 2002. The look and feel of Pocket PC 2000 was same as the look and feel of Windows ME or Windows 98. This was the look and feel that Pocket PC 2000 operating system provided. Then Windows Mobile came into the picture, and the first release of Windows Mobile was in 2003, hence naming it Windows Mobile 2003. After Windows Mobile 2003, then there was Windows Mobile 2003 Standard Edition. And then we have a long line of Windows Mobile 5, then came Windows Mobile 6, 6.1, then after 6.1, as I told you earlier, in 2009, an intermediate release just between the Windows Phone 7 and Windows Mobile 6.2, an intermediate release was released, naming it Windows Mobile 6.5. Windows Mobile 5 was then 6.5 was then there were minor revisions, 6.5.1, 5.3, 5.5, but this was the end of the Windows Mobile. Microsoft discontinued the Windows Mobile line of products and operating system, and in October 2010 they launched their new line of operating system, calling it Windows Mobile or Windows Phone 7. Windows Phone 7 started with Windows Phone 7, and in less than 4 or 5 months there are a number of revisions that has come to it, because this was a major revision and many things were reinvented in this operating system. Microsoft, as I told you earlier, was trying to bring best of everything in this operating system. आपका user experience, they try to enhance it. आपकी जो applications हैं, how would they interact with the operating system, the responsiveness of the phone itself, because Windows is notorious for 2 things. अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो Windows is notorious for 2 things. एक, आपकी मेमोरी बहुत जल्दी हीट अप कर जाती है, और दूसरा, its responsiveness is not that very good. And these 2 were the main focus when they tried to reinvent Windows Mobile, making it Windows Phone, to alleviate these problems.
and then they wanted to bring on the mobile phone their services that they provide on the web or on the cloud itself. We will start from here and we will start discussing that what are the composition, जिस तरह हमने Symbian के साथ किया, that we picked up the stack architecture of Symbian phones or Symbian operating system, and we saw that what are the different components that goes inside the stack of Symbian phone. Then we did the same with Android phones, and we took up the stack of it and we discussed all the elements one by one, different layers, and see how these interact with each other to form a consistent picture and to serve the user. We will do the same with Windows 7. In next lecture, we will start up discussing the architecture of the operating system of Windows Phone 7. Till then, I am your instructor Abdul Aziz. Allah Hafiz.